पिछले क्लास में हम लोग इपॉक्सी, ऑन इपॉक्सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऑन अ इपॉक्सी कंपाउंड, जैसे CH2, CH2O सबसे छोटा इपॉक्सी कंपाउंड है ये। अगर इसके सामने अगर आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R माइनस होता है, ये रिंग स्ट्रेंड रिंग है बेटा, स्ट्रेंड रिंग का खुलने का टेंडेंसी होता है कि नहीं। हालांकि अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, OR, और हम लोग पढ़े हैं कि OR इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन ये रिंग ओपन होगा क्योंकि रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, इसलिए ये ओपन होगा। इधर है एंटी बॉन्डिंग जो कि पूरा खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये R माइनस आकर ऑक्यूपाई करेगा या अटैक करेगा, रिंग ओपन हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल SN2 जैसा। SN2 में क्या होता था कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और लिविंग ग्रुप साथ ही साथ निकल जाता था। सिमिलरली R माइनस आकर कार्बन पर अटैक करेगा, ये पार्ट ब्रेक किया, ये बनेगा आपका CH2, O माइनस, CH2, R, और यहां आ गया MgX पॉजिटिव। और जैसे ही इसको आप H3O प्लस के साथ ट्रीट कर दोगे, ये O माइनस H प्लस गेन करके, जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि हाइड्रोलिसिस डिफॉल्ट स्टेप होता है, CH2R, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, अगर एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्सी है, इस कार्बन पे मिथाइल लगा लेकिन इस पे नहीं लगा है, और अगर इसके सामने आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। दिस मैकेनिज्म इज 100% SN2 टाइप मैकेनिज्म, और SN2 किस पे डिपेंड करता है, हिंड्रेंस पे। इस कार्बन पे ज्यादा हिंड्रेंस है, इस कार्बन पे कम हिंड्रेंस है। जहां कम हिंड्रेंस है वहीं पर ये R अटैक करके रिंग को ओपन करेगा। द रिंग विल गेट ओपन फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। The ring of epoxy always gets opened from the less hindered side, and it will become like this, R, O minus, फिर हम लोग दिए MgX पॉजिटिव, इसको H3O प्लस कर दिए तो ये बन गया अल्कोहल। The ring will get opened from the less hindered side। ये 3 मेंबर वाला रिंग जो ओपन हुआ है वो मान लो रेट 1 से ओपन हुआ है, रेट 1। 4 मेंबर का इपॉक्सी अगर लेते और इसको RMgX के साथ ट्रीट करते, R माइनस इसे भी अटैक करके ओपन कर देता, ये बन जाता OH और इधर जुड़ जाता R। यहां लिखे रेट 2, बताओ कौन सा रेट ज्यादा होगा, कौन सा रेट कम होगा। रेट 1 3 मेंबर का ओपनिंग, रेट 2 4 मेंबर का ओपनिंग। ऑब्वियसली रेट 1 विल बी ग्रेटर देन रेट 2 बिकॉज वहां स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है तो रिंग का ओपनिंग टेंडेंसी ज्यादा है। ध्यान रहे, 5 मेंबर का इपॉक्सी या 6 मेंबर का इपॉक्सी रिंग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्ट्रेन इतना नहीं है कि रिंग ओपन हो जाएगा। अब ये पुअर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जैसे OR पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये रिंग अब ओपन नहीं होता। 3 और 4 मेंबर का रिंग ओपन जरूर हो जाता है इपॉक्सी का, क्योंकि उसमें स्ट्रेन रहता है, और 3 मेंबर का ओपनिंग रेट इज ग्रेटर देन 4 मेंबर का ओपनिंग रेट। 5 और 6 मेंबर का रिंग ओपनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं होता है। अगर एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्सी कंपाउंड है तो हमेशा ग्रिग्नार्ड विल ओपन इट फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड। ओके, अब एक चीज गौर से देखो, हम चाह रहे थे कि ग्रिग्नार्ड मोर हिंडर्ड साइड से ओपन करता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोर हिंडर्ड साइड से ओपन करता, तो हम कैसे कराने का कोशिश करते। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये तो सबको पता है। अगर ये किसी तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाए, NCC, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो हमने क्या दिमाग लगाया, इसको सबसे पहले H+ के साथ ट्रीट कर दिए,
तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या किया, H+ गेन कर लिया। H+ गेन करने के बाद ये बन गया प्रोटोनेटेड, हो गया ना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जैसे हेलोजन बनाता था 3 मेंबर का रिंग, वैसे ऑक्सीजन बना रखा है 3 मेंबर का रिंग, बन तो गया ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब अगर इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किए RMgS के साथ, तो ये R- कहां अटैक करना चाहिए? तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इधर कम स्टेबल है, तो ग्रिग्नार्ड को कहां अटैक करना चाहिए था? इस तरफ अटैक करके रिंग को ओपन करना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। चूंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो H+ से मैंने प्रोटोनेट किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही H+ लेकर RH बना लिया और साथ में वही इपॉक्सी रिंग फिर तैयार हो गया। और अगर हम लोग फिर से इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते तो अल्टीमेटली वही बनता, लेस हिंडर्ड साइड से ओपन किया हुआ, लेस हिंडर्ड साइड से ओपन किया हुआ। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ था, H वॉज एसिडिक। हम लोग अप्रोच बिल्कुल सही लगाए थे, लेकिन हो गया एसिड बेस रिएक्शन, ये अलग बात है। तो हमारी कोशिश अब फिर ये रहेगी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन वहां पे कोई H ना हो, तब तो ये काम हो जाएगा। ओके, विथ लिविस एसिड, विथ लिविस एसिड, लिविस एसिड जैसे मान लो AlCl3, BCl3, अगर एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्सी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें RMgX के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लिविस एसिड, ऑक्सीजन का लोन पेयर, लिविस एसिड गेन कर लिया। लिविस एसिड का काम ही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना। जैसे ही वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और यहां पर AlCl3 पे माइनस। अब सोचो कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्या एसिड बेस रिएक्शन अब हो सकता है? नो सर। अब ये R- उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, रिंग ओपन हो जाएगा इस तरफ से। R आकर जुड़ गया यहां पर O बॉन्डेड टू AlCl3 माइनस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वी विल गेट दिस अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सिंपली ट्रीट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से रिंग को ओपन करता है इपॉक्सी का। अगर हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शन कराएं, तब भी वो लेस हिंडर्ड साइड से ही ओपन करता है, क्योंकि पहला स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्सी को मैं अगर लिविस एसिड के साथ पहले ट्रीट कर दूं और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएं, देन द ग्रिग्नार्ड विल ओपन द रिंग फ्रॉम द मोर हिंडर्ड साइड। ये समझ में आ रहा सबको? क्लियर है ये चीज? अब एक चीज देखो, एक इपॉक्सी लिया गया, इस इपॉक्सी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं RMgX के साथ। तो ऑब्वियसली ये R- जो है वो इस रिंग के ऑपोजिट साइड से ही तो अटैक कर रहा है और ये रिंग ओपन हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये O- हो जाएगा और ये R जुड़ गया और ये मिथाइल पहले से ही है। तो आपको इन दोनों कार्बन पे ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि R ऊपर से आकर जुड़ा है और ऑक्सीजन नीचे से आकर जुड़ा है। अगर रिंग के ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में भी तो ऑपोजिट साइड से ही अटैक होता था। वहां जब हम लोग एंटी बोल देते थे तो हम लोग यहां पर एंटी क्यों नहीं बोले? बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों कार्बन पे बेसिकली R और O का प्रेजेंस इज इन अ एंटी फॉर्म। इन दोनों पे R और O का प्रेजेंस इज इन अ एंटी फॉर्म, एंटी टाइप ऑफ एडिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मान लो यहां पे एक इपॉक्सी मिथाइल व्हेन ट्रीटेड विथ CH3MgBr सबसे पहले फॉलोड बाई H3O+। हमें पता है कि CH3 कहां आकर अटैक करेगा, CH3 हमेशा यहां आकर अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बन पे, है कि नहीं। और इधर क्या बच जाएगा, OH। लेकिन मॉलिक्यूल को देखकर फाइनली कैसा लगेगा कि CH3 और OH अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड का मतलब अगर CH3 अबव द प्लेन है तो यहां पर OH कहां जाएगा, बिलो द प्लेन। बात समझ में आ रहा है। तो देखो हम कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पर OH is below the plane, above the plane, then CH3 here will be below the plane. अगर OH above the plane है तो यहां का मिथाइल कहां चला गया, below the plane। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी CH3 is above the plane, तो यहां पर OH will be below the plane और मिथाइल will be above the plane। जो R आकर जुड़ रहा है और जो OH बन रहा है, ये दोनों हमेशा अपोजिट साइड होंगे। Therefore anti process, anti addition type। क्लियर। अब देखिए, मान लो ये हम इपॉक्सी लिए और दे दिया कि PH-MgBr के साथ इसको ट्रीट किया गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यार मुझे पता है कि एक कार्बन पे पीएच जोड़ेंगे और एक कार्बन पे OH, यही होगा ना। लेकिन ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है पहले से ही, सिस के ऊपर ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एंटी। सिस के ऊपर एंटी, थ्रियो, CH3 का फिशर बना, CH3 का फिशर। थ्रियो बनाने के लिए दोनों H को हम करेंगे ऑपोजिट साइड। एक कार्बन पे OH रहेगा, एक कार्बन पे pH आकर जुड़ा है, ये बनेगा प्लस इसका इमेज बनेगा, वी विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर। और वही अगर ऐसा होता ये इपॉक्सी ट्रांस वाला, सेम रिएक्शन, ट्रांस प्लस एंटी, एरिथ्रो, CH3 में फिशर, एरिथ्रो के लिए दोनों H सेम साइड, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे pH प्लस इमेज, अगेन अ रेसिमिक मिक्सचर। तो 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला, इपॉक्सी का रिंग ओपन होगा, वो भी 3 मेंबर और 4 मेंबर ओनली। इपॉक्सी मेंबर रिंग, इपॉक्सी गेट्स ओपनड ऑलवेज फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड बाय द अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इपॉक्सी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H+ के साथ ट्रीट करें और ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएं, तब भी रिंग लेस हिंडर्ड साइड से ही खुलता है। लेकिन अगर हम लोग इपॉक्सी को पहले लेविस एसिड के साथ ट्रीट कर दें फॉलोड बाय ग्रिग्नार्ड, तो वो मोर हिंडर्ड साइड से ओपन होगा। इपॉक्सी पे ग्रिग्नार्ड का अटैक इज इक्विवेलेंट टू एंटी एडिशन प्रोसेस। वी कैन अप्लाई सिस प्लस एंटी थ्रियो एंड ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो। कितना चीज हम बताए। क्लियर है यहां तक। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का कैटेगरी ग्रिग्नार्ड का। अब आगे लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसको हम लोग AN रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, AN रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कवरी ऐसे ही रिएक्शन कराने के लिए हुआ था। अल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए ही हुआ था और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसका और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर AN रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैपेंस ऑन प्योर कार्बोनिल्स। प्योर कार्बोनिल क्या होता है, अल्डिहाइड और
कीटोन्स ओनली। अल्डिहाइड और कीटोन को ही प्योर कार्बोनिल बोला जाता है। इसमें C डबल बॉन्डेड O है इसलिए कार्बोनिल है, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड प्योर कार्बोनिल। और अल्डिहाइड कीटोन के अलावा कहीं भी C डबल बॉन्डेड O देखोगे तो वो कहलाएगा इनप्योर कार्बोनिल। खैर, अल्डिहाइड कीटोन्स जनरल मैकेनिज्म समझने का कोशिश करना। R1C डबल बॉन्डेड OR2 एनी अल्डिहाइड और कीटोन, अगर एक RH हो गया तो वो अल्डिहाइड होगा, दोनों R में कार्बन है तो वो कीटोन हो। एनी अल्डिहाइड और कीटोन when taken along with a nucleophile, न्यूक्लियोफाइल सीधे इस कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बोनिल का बॉन्ड पहले से ही पोलर है। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल गेट अट्रैक्टेड ओवर द कार्बन। जैसे ही कार्बन के पास पहुंचता है ये पाई बॉन्ड पोलराइज होकर शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन पे, या ऐसे समझो कि कार्बन पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। अल्टीमेटली वी गेट R1C R2 O पे माइनस, और यहां न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp2, बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, लेकिन जैसे ही जुड़ा ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री। यहां रिपल्शन कम था R1 R2 के बीच में, लेकिन यहां रिपल्शन बढ़ गया R1 R2 के बीच में। इसे ही कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या ये बनना चाहेगा? बिल्कुल बनना नहीं चाहेगा, इसलिए ये RDS है, पहली बात। दूसरी बात, एटम पे नेगेटिव चार्ज, बगल वाले कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप, अगर ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह है, अगर लिविंग ग्रुप की तरह है, वापस अटैक मार के न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा, कीटोन बन जाएगा। क्योंकि ये बनना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि अनस्टेबल है। और अगर इस न्यूक्लियोफाइल में लिविंग एबिलिटी अगर जरा सा भी अगर लिविंग एबिलिटी है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज वापस अटैक मार के बाहर निकाल दिया। ओवरऑल नो रिएक्शन। अब ध्यान देना, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल का लिविंग एबिलिटी बिल्कुल पुअर है, मतलब लिविंग एबिलिटी इज 0 सपोज, तो एक बार चिपका जाके तो परमानेंटली चिपक गया, फिर तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप है। बस समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का स्पीशीज का लिविंग एबिलिटी 0 या कम बोलते हो? विच आर स्ट्रांगली बेसिक। Weak bases are good living group. Therefore, strong bases will be poor living group. This nucleophile should be strongly basic nucleophile. This nucleophile should be a strongly basic nucleophile. बहुत ही strong होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल R माइनस, इसका तो तुलना ही नहीं है। क्या R लिविंग ग्रुप होता है? R माइनस जाके एक बार चिपकेगा तो निकलेगा। R माइनस, इट कैन बी साइनाइड आयन, इट कैन बी अमोनिया, एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो ये जो रिवर्सिबिलिटी जो है वो घट कर इतना ही रह जाएगी। समझ में आ रहा? क्लियर है? दिस स्टेप इज द RDS ऑफ द मैकेनिज्म। एंड आफ्टर दैट जो भी इलेक्ट्रोफाइल लिए हो, वो इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट स्टेप के साथ जुड़ जाएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पाई बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लग रहा है और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है। इट इज अ एडिशन प्रोसेस। जैसे हम लोग अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े थे, वैसे ही कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है हमेशा।
समझ में आ रहा? ऑब्वियसली द रेट ऑफ एन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट या कार्बोनिल का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, क्योंकि आरडीएस में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मच? ऑर्डर इज 2. Molecularity will be also 2. Rate of AN inversely proportional to the hindrance at C double bonded O. C डबल बॉन्डेड O पे जितना ज्यादा हिंड्रेंस रहेगा, देखिए C डबल बॉन्डेड O, इस C डबल बॉन्डेड O पे जितना ज्यादा हिंड्रेंस रहेगा उतना इसके अटैक में डिफिकल्टी आएगा। या अगर हिंड्रेंस बोल रहे हो मतलब कि R1 R2 बड़ा बड़ा ग्रुप है, बड़ा बड़ा ग्रुप अगर रहेगा तो ये इंटरमीडिएट बनने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? So rate will be inversely proportional to the hindrance present at the carbonyl. Rate will be directly proportional to the nucleophilicity of the nucleophile. Directly proportional to the electrophilicity of the carbonyl. कार्बोनिल का कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, उतना फास्ट अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना फास्ट अटैक करेगा, आरडीएस फास्ट हो जाएगा। जितना कम हिंड्रेंस रहेगा कार्बोनिल पे उतना ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में रिपल्शन कम रहेगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी आसानी से होगा। इसलिए रेट ऑफ एन इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो। हाँ, इलेक्ट्रोफिसिलिटी बोले यहां पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो वेरीफाई कर देते हैं। यहां पे 2H लगा दो, 2H और एक इमेजिन कर एक मिथाइल और एक H। मिथाइल क्या करेगा? प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। मिथाइल के आते ही हिंड्रेंस बढ़ गया, इसलिए भी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ता है ना कार्बोनिल पे, हिंड्रेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में प्लस आई भी बढ़ता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम कर देता है। क्लियर? ओके। रिएक्टिविटी, अगर मान लो तुमसे बोले HCHO, RCHO, RC डबल बॉन्डेड OR, क्या होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर? क्या होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद कोई भी अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स towards nucleophilic addition. Okay, some example of nucleophilic addition like R1 C double bonded O R2। कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन, ये सिर्फ कीटोन नहीं है बेटा, R को H भी मान सकते। अगर इसे ट्रीट किया जाता है KCN in presence of HCN, KCN presence of HCN, साइनाइड जाकर अटैक करा, R1C O माइनस R2CN, उसके बाद HCN से क्या करेगा? ये H प्लस गेन कर लेगा, बन जाएगा R1C R2CNOH। हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल था, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, ऑक्सीजन नेगेटिव, H प्लस गेन कर लिया।
जिस एक ही कार्बन पे OH हो और CN हो, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। अगर R1 R2 अलग अलग हुआ, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ओनली वन कायरल सेंटर। साइनोहाइड्रीन क्या क्या कहीं नहीं आया है, कभी नहीं आया है। R1 CH2 C double bonded O R2 when heated with अमोनिया, नाइट्रोजन का लोन पेयर सीधे अटैक मारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन C O माइनस NH3 प्लस R2, यहां से H प्लस निकलेगा और ये H प्लस गेन भी कर लेगा। अल्टीमेटली R1 CH2 C OH NH2 R2। आपको शायद याद होगा, बहुत पहले की बात है, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे 1 OH और 1 NH2 भी अनस्टेबल होता है। याद आ रहा है? एक कार्बन पे 1 OH और 1 OR भी अनस्टेबल होता है। रीजन इज 4 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। यहां से OH और H हटा देंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। अल्टीमेटली इट विल बिकम R1 CH2 CR2 डबल बॉन्डेड NH, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है इमीन। C डबल बॉन्डेड N कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इमीन्स। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हैलाइड आयन के साथ नो रिएक्शन, बता दो क्या है? हैलाइड आयन हो, असीटेट आयन हो, SH माइनस हो, N3 माइनस हो, उनके साथ रिएक्शन ही नहीं करता। क्यों भाई? दे आर वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल। दे आर वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट हम कहां लिखाए थे? वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट कहां लिखाए थे? अल्काइल हैलाइड में लिखाए थे। दे आर वेरी गुड फॉर SN2 रिएक्शंस। 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ सब SN2 मारेगा 100%। और 3 डिग्री के साथ क्या करता है ये? 3 डिग्री के साथ क्या करता है ये? SN1 करता है, तब भी एलिमिनेशन नहीं करता है। अगर ये वीकली बेसिक है बेटा, देन दे आर गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप अगर है तो ऑक्सीजन के पास जाएगा जरूर, लेकिन मार खा के वापस आ जाएगा। नो रिएक्शन। समझ में आ रहा? हैलाइड आयन के साथ, असीटेट आयन के साथ, ये सब वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल हैं। ये कार्बोनिल या एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते। यहां तक क्लियर है? अब हम आ जाते हैं अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एनी एल्डिहाइड और कीटोन when it is treated with RMGX, any aldehyde or ketone when it is treated with RMGX, R minus nucleophilic addition, R1 C O minus R2, R आके लग गया मतलब लग गया, लिविंग ग्रुप थोड़ी होता है यार। और O माइनस के साथ क्या आ जाएगा? MgX प्लस। When it is treated with H3O plus hydrolysis, O minus takes the H plus and we get alcohol. ग्रिग्नार्ड का डिस्कवरी ही ये मेन रिएक्शन के लिए हुआ था कि एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने का सबसे उत्तम तरीका। समझ में आ रहा है? We get alcohol as the final answer. Any aldehyde or ketone when treated with RMGX, Grignard reagent, we get alcohol. अब ये सब भी देख लो कि कब हमें 1 डिग्री का अल्कोहल मिलता है, कब हमें 2 डिग्री का मिलता है, कब हमें 3 डिग्री का मिलता है। जैसे HCHO के साथ अगर रिएक्शन कराओगे
RMgX का किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का HCHO के साथ तो R माइनस अटैक करेगा, ये बन जाएगा RCHHO माइनस MgX प्लस, इसको हम लोग H3O प्लस दे दिए, ये बन जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रहा है? मान लो CH3COOH टाइप अल्डिहाइड CH3 हटा, कोई भी हम R प्राइम ले लिए, और अगर ये ट्रीट किया गया RMgX के साथ तो R माइनस आकर अटैक करा, R प्राइम CrHO माइनस MgX प्लस, इसे हम लोग H3O प्लस दे दिए तो ये बन जाएगा R प्राइम CrH एंड OH, ये बन गया 2 डिग्री का अल्कोहल। और अगर आपने किसी कीटोन के साथ, किसी भी कीटोन के साथ अगर ट्रीट किए, ये वही रिएक्शन हम डायरेक्ट लिख दे रहे, R1CR R2OH, we will get 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? Now, if we can get 3 degree alcohol, then we avoid using H3O plus in the last step, because 3 degree alcohol can undergo dehydration even in presence of acid। सोच के देख, जब हमें 3 डिग्री का अल्कोहल मिलने वाला होता है तो हम लोग लास्ट स्टेप में जो H3O प्लस दे के H प्लस दे रहे ना O माइनस को, ये H3O प्लस लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि हो ना हो कि ये 3 डिग्री वाला अल्कोहल का OH एसिड में प्रोटोनेट हो जाए, निकल जाए, कार्बोकैटायन बन जाए और डबल बॉन्ड बन जाए। इंस्टेड वी यूज NH4Cl, मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करके यहां पर NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अमोनियम आयन से H प्लस ले ले और अमोनिया निकल जाए बाहर, क्योंकि अमोनिया थोड़ी ना OH को प्रोटोनेट करे। इसलिए कभी कभी तुम देखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नीचे H3O प्लस भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नीचे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी लिखा रहता है, तब भी कोई टेंशन नहीं, दोनों H प्लस देने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि अरे ये तीनों का रेट का ऑर्डर बता, रेट का ऑर्डर, रेट R1 R2 R3, R1 ऊपर वाला, R3 सबसे नीचे वाला, रेट का ऑर्डर क्या होगा? R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। Intramolecular AN supports 5 to 6 membered cyclization. Intramolecular AN supports 5 to 6 membered cyclization. Intramolecular AN support 5 to 6 membered cyclization. अब ये याद रखना, सवाल में देखेंगे हम लोग। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट कर गया तो ऑब्वियस सी बात है कि RNA भी रिएक्ट करेगा और RLI भी रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सेम तरीका से रिएक्ट करेगा।
और साथ ही साथ एक और याद रखना कि R2Zn भी रिएक्ट करता है, लेकिन विथ अल्डिहाइड और कीटोन R2CD and R2CuLi does not react, क्योंकि ये वीक बेस है ना, वीकली बेसिक हो गया है ना। वीकली बेसिक हो गया तो समझ सकते हो कि उनकी लिविंग एबिलिटी बढ़ गई। अगर R2CuLi और R2CD वीक है तो लिविंग एबिलिटी बढ़ गई, लिविंग एबिलिटी बढ़ गई तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा। चलो एक दो प्रैक्टिस के लिए चलो कर लो फट से जल्दी। साइक्लोहेक्सानॉन व्हेन ट्रीटेड विथ CH3 MgBr फॉलोड बाय H3O प्लस। PHCHO बेंजल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ ETMgCl फॉलोड बाय H3O प्लस। ऐसे ही छोटा छोटा सवाल, बड़े बड़े भी सवाल आएंगे लेकिन अगले क्लास में आएंगे। आज हम लोग SNAE का भी थियरी पढ़ लेंगे, जानकारी ले लेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बताओ आंसर यहां पे, बनाओ। किसका अटैक किस पे कराएंगे? कराओ। वीकली बेसिक होता है ये, वीकली बेसिक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अरे कार्बन पे ग्रिगनाट का R को जोड़ना है और ऑक्सीजन को H+ दे देना है, और क्या करना है इसमें? यहां पे आंसर OHCH3, यहां पे आंसर PHCH ETOH। हो गया भाई? क्लियर है? अगला रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लो, SNAE रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन बाय addition elimination। substitution by addition elimination, SNAE generally happens with acid derivatives। acid derivatives, what are acid derivatives? Those molecules which are derived from acids are called acid derivatives। कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो बेटा, उसका जनरल जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, RC डबल बॉन्डेड O लिविंग ग्रुप। नहीं, कोई जरूरी नहीं, अब लिविंग ग्रुप में जो होना होगा, ये तो जनरल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग इम्प्योर कार्बोनिल भी कहते हैं। इम्प्योर कार्बोनिल जो अल्डिहाइड कीटोन नहीं है फिर भी C डबल बॉन्डेड O है तो वो इम्प्योर कार्बोनिल कहलाएगा। सारे एसिड डेरिवेटिव इम्प्योर कार्बोनिल है। फॉर एग्जाम्पल देखते जाओ, असाइल हैलाइड RCOCl, Cl क्या है? लिविंग ग्रुप। असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्डेड OOH, एसिड अपने आप में एसिड ही है, OH भी लिविंग ग्रुप है। RC डबल बॉन्डेड OOR प्राइम, एस्टर्स।
RC double bonded ONH2 amides, RC double bonded O, OC double bonded OR prime anhydrides। ये सब लिविंग ग्रुप है, सब। कोई गुड है कोई पुअर है ये अलग बात है, बट दे आर लिविंग ग्रुप। एसिड, एस्टर, अमाइड, अनहाइड्राइड, असाइल हैलाइड, these all are acid derivatives. In general structure, RC double bonded O living group. General mechanism, RC double bonded O living group को अगर लिया जाए किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, बिल्कुल पहला स्टेप आरडीएस, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसी तरीके से ऐड होगा जैसे पहले ऐड हो रहा था। ऐड होगा लेकिन एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो कि टेट्राहेड्रल इन नेचर है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बनना चाहता है, आप लोग भी जानते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, पहला स्टेप रिवर्सिबल। न्यूक्लियोफाइल जो इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ये कोई लिविंग ग्रुप है, चाहे पुअर हो, गुड हो, कुछ भी हो, अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक तो मारेगा ही मारेगा। समझ में आ रहा है? अब एक तरह से दो दो लिविंग ग्रुप इसमें लग गया है कि नहीं है? अब इन दोनों में लिविंग एबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, रिएक्शन उस तरफ ज्यादा जाएगा। कम ज्यादा की बात करेंगे ना। ये भी हो सकता है कि अटैक मार दिया, न्यूक्लियोफाइल वापस निकल गया, पीछे चले गए, इसलिए रिवर्सिबल। लेकिन अगर ये अटैक मार दिया, ये निकल गया, तो रिएक्शन आगे बढ़ गया। आरसी डबल बॉन्डेड ओ NU प्लस LG माइनस, लेकिन ये LG माइनस भी वापस इस पे अटैक मार के ये बना सकता है, इसलिए ये स्टेप भी रिवर्सिबल। बोथ स्टेप्स आर रिवर्सिबल। पहले एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का और उसके बाद लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ। अगर हम शुरू को देखें और लास्ट को देखें तो देखकर लग रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को हटाकर उसी के जगह पे जुड़ गया है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन। समझ में आ रहा? अब चूंकि ये ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे। हम लोग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को वापस लाएंगे और पहले से जो जुड़ा लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगेन, द रेट ऑफ SNAE directly proportional to the acid derivative concentration multiplied by nucleophile concentration। यह भी ऑर्डर 2 होता है, इसका भी मॉलिक्युलैरिटी होता है 2। The rate is again inversely proportional to the hindrance at C double bonded। अरे इसका आरडीएस या अल्डिहाइड कीटोन का आरडीएस, दोनों का तो आरडीएस सेम है, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, तो सारा कंडीशन सेम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जहां तक बात है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R माइनस होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है। लिविंग ग्रुप तो होता नहीं है। चिपका मतलब कि परमानेंट चिपका, मतलब ये स्टेप भी इरिवर्सिबल, लेकिन लिविंग ग्रुप मौजूद है, नेगेटिव चार्ज अटैक मार के यही लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, ये भी इरिवर्सिबल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RNA या RLI के केस में यही रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल हो जाता है, नियरली
इरिवर्सिबल हो जाता है। देखो RC डबल बॉन्डेड O लिविंग ग्रुप के सामने आया एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R प्राइम MgX। ओके, नेगेटिव, दिस विल अटैक, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। ये बना RC O माइनस लिविंग ग्रुप R प्राइम, नेगेटिव चार्ज, वापस इंटरनल अटैक, पहले से जुड़ा लिविंग ग्रुप बाहर, और अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा? अल्डिहाइड या कीटोन। एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है। तो पहला स्टेप में जब 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्ट किया तो रिएक्शन कहां तक गया? अल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे दूसरा मोल, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है। ये तो वही हो गया AN। यहां पे MgX पॉजिटिव, अब इसको दे दिए H3O प्लस, तो बन जाएगा RC R प्राइम OH। अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन तक जाएगा, और अगर हम लोग एक्सेस या 2 इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो द रिएक्शन विल गो अप टू अल्कोहल। सवाल में क्लियरली देखना कि कितना मोल कितना चीज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर है? क्लियर है? चलो तो बस थोड़ा सा मैकेनिज्म का प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे कि पीएच C डबल बॉन्डेड OCl पे अगर CH3 MgBr का एक्सेस क्वांटिटी और H3O प्लस के साथ ट्रीट किए तो क्या मिलेगा? एक साइक्लिक में जरा ट्राई कर लो। एक एस्टर को अगर हम लोग CH3 MgBr का 2 इक्विवेलेंट के साथ ट्रीट किए फॉलोड बाय H3O प्लस, देन व्हाट वी विल गेट? AN और SN। यही पे सवाल एक से एक बनता है बेटा, देखना अगली क्लास में तगड़ा तगड़ा सवाल बनेगा, अच्छा लगेगा करने में। ये तो बस मैकेनिज्म एक बार लगा लो। यहीं पे एक हम तीसरा सवाल भी दे रहे, RC डबल बॉन्डेड ONH2 के साथ अगर RMgX अगर आया एक इक्विवेलेंट तो क्या होगा? अमाइड के साथ। कंप्लीट रिएक्शन के लिए एक अल्डिहाइड कीटोन में कितने मोल ग्रिग्नार्ड की आवश्यकता पड़ेगी? अल्डिहाइड कीटोन में कंप्लीट रिएक्शन के लिए अल्डिहाइड कीटोन में कितने मोल ग्रिग्नार्ड की आवश्यकता पड़ेगी? अब अल्डिहाइड कीटोन में कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है? हैं? 1 की 2 अल्कोहल बन जाएगा तो उसके बाद नहीं करेगा एसिड बेस। ले अल्डिहाइड कीटोन के साथ 1 मोल ग्रिग्नार्ड लिए तो अल्कोहल बना ना, और अल्कोहल को आगे फिर ग्रिग्नार्ड अगर देंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड बेस करेगा ना। हम जो क्लास में एक एक बात बताते हैं उसको बड़ा गौर से सुना करो, गौर से नोट किया करो। शायद हम आप लोग को बता चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन कराने के बाद लास्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। पानी डालते ही जहां जहां नेगेटिव चार्ज है उसको H+ मिल जाएगा, पानी डालते ही सारा ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। अबे अल्कोहल बनेगा ही पानी डालने के बाद, अब पानी डाल दिया तो ग्रिग्नार्ड बचा, तो फिर अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे आगे। तो 1 मोल अल्डिहाइड कीटोन का कितना मोल ग्रिग्नार्ड के साथ कंप्लीट रिएक्शन होता है? ले जान ही नहीं है तुम लोग के आवाज में यार, तुम निकल ही नहीं रहा कंफ्यूजन के मतलब। 1
और 1 मोल एसिड डेरिवेटिव का कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना मोल ग्रिगनार्ड की आवश्यकता है? 2। हम ये 1-2 इसलिए पूछ रहे हैं कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आ जाएगा आपके सामने और उसमें पूछेगा इंटीजर टाइप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट विल गेट कंज्यूम्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कहीं CHO लगा है, कहीं COCl लगा है, कहीं पे OH लगा है, एसिड बेस रिएक्शन, कहीं SNA चल रहा है, कहीं AN रिएक्शन चल रहा है। आपको हर टाइप को देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल भी हम लोग करेंगे। यहां पर क्या बोलोगे? पहला मोल ग्रिगनार्ड आएगा तो Cl को हटा के CH3 लग जाएगा, SNAE, और इस कीटोन पे जब दूसरा मोल ग्रिगनार्ड आएगा तो अल्कोहल बना देगा, PHC CH3 CH3OH। आंसर यहां एस्टर पे क्या करेगा? ये CH3 माइनस कार्बोनिल पे अटैक करा। नहीं समझ में आ रहा तो मैकेनिज्म से चले जाना यार, ऐसा क्या है, लिखना ही तो पड़ेगा। फिर SNAE में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वापस आता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। यहां लिविंग ग्रुप क्या है? OR ही तो है। रिंग टूट गया, टूटने दो, डबल बॉन्डेड OCH3, और यहां पर कुछ ऐसा ही अकेले पड़ा है। अब फिर ग्रिगनार्ड आएगा, ग्रिगनार्ड आके यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक और मिथाइल लग गया, ये OH। फाइनल आंसर ये भी OH, ये भी OH। पहला वाला तो एक्सेस में है, तो कहां पे? है? हम नहीं जान रहे, हमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? HC डबल बॉन्डेड O 2 3 4 5 6 Cl when treated with Mg ether followed by hydrolysis, what will be the answer? Mg ether का क्या काम होता है बेटा? Mg ether का क्या काम होता है? Mg ether का क्या काम होता है? साइक्लिक। अबे बोल, ग्रिगनार्ड बनाता, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहां पर बनता है? अल्काइल हैलाइड से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। Mg ether यहां पर क्या बनाएगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। मॉलिक्यूल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट और मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफाइल और एल्डिहाइड, इंट्रामॉलिक्यूलर AN, इंट्रामॉलिक्यूलर AN। और उसी तरीके से ध्यान रखना कि इंट्रामॉलिक्यूलर SNAE भी 5 या 6 नोट कर लो। इंट्रामॉलिक्यूलर SNAE also support 5 to 6 membered cyclization. Intramolecular SNAE also support 5 to 6 membered cyclization. तो ये ग्रिगनार्ड का जो कार्बन है ये इंट्रामोलिकुलरली जाके अटैक मारेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। कितना मेंबर का रिंग? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड का रिंग, और एक जगह O माइनस MgX प्लस, और जैसे ही इसको H3O प्लस दिए बन गया ये साइक्लोहेक्सानॉल। आंसर। ऐसे ऐसे सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल।